हमारी जिंदगी का असली हीरो हमारा दिल होता है। यही हमें स्ट्रेंथ देता है, इमोशंस को फील करवाता है और लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। और आज के इस हेक्टिक लाइफफुल जैसी हमारी जिंदगी चल रही है, वैसे में अगर दिल परेशान हो जाए तो हेल्थ से लेकर हैप्पीनेस तक प्रभावित हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। और आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ के उन पहलुओं के बारे में जो आपकी जिंदगी को और स्ट्रॉन्ग और सेफ बना सके। आज की फास्ट पेस लाइफ में दिल की बीमारियां किसी एज लिमिट तक सीमित नहीं रही है। बदलती है लाइफस्टाइल, अवेयरनेस की कमी और स्ट्रेस ने हमारी हर घर में हार्टनेस की जो डिजीज है उसको काफी ज्यादा एक चिंता का विषय बना दिया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल रांची के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार। तो सबसे पहले डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर दीपक, यही है कि जब भी हार्ट हेल्थ की बात आती है या हार्ट के विषय में हम बात करते हैं, जो सबसे पहला टर्म लोगों के दिमाग में आता है वो है हार्ट अटैक। अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर हार्ट अटैक को डिफाइन करना पड़े तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? धन्यवाद माधवी। हेल्थ नक्षत्र के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हार्ट अटैक बहुत कॉमन है जो आजकल हम लोग सुनते हैं। तो हार्ट अटैक में होता क्या है, जो आपका दिल है वो एक मसल है और उस मसल को जो ब्लड सप्लाई जाता है जो धमनियों के द्वारा, अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज आए तो जो पेन इंसान महसूस करता है उसे ही हार्ट अटैक बोलते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जल्दी एक्ट करने वाला बीमारी है। आपको अगर जैसे ही अगर पेन हो रहा हो जो कि 30 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, कुछ नया पेन है जो बहुत सीवियर है, जो आपको भारीपन लग रहा है, तो तुरंत आपको अपने जो सबसे नज़दीक में कार्डियोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, एक ईसीजी करानी चाहिए। जैसे आपने बताया कि ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, तो अक्सर हमने ये सुना है कि हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, ऐसे कई साल लग जाते हैं वो ब्लॉकेज बनने में। तो क्या पहले कोई टेस्ट होता है जिससे हम समय रहते ये ब्लॉकेज के बारे में जान सके और इसे क्योर कर सके? ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो इसमें आपको दो चीज़ समझना है कि हार्ट अटैक दो तरह से होता है। एक तो जो अटैक मतलब जो 100% बंद होगा या फिर बहुत सिग्निफिकेंट 99% 90% बंद है तभी पेन होता है। तो कभी कभी बीमारी बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, वो मतलब सालों 10 साल 8 साल 9 साल में जो डायबिटिक पेशेंट हैं चाहे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनमें ग्रेजुअली डिजीज़ प्रोग्रेस करता है। और जब वो बीमारी ब्लॉकेज जो है वो 70% के ऊपर पहुंचता है तब वो क्रिटिकल जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बैठे बैठे भी इंसान को पेन महसूस हो सकता है। वो एक फेज़ हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हेल्दी इंसान जो 30 साल का है 40 साल का है जिसे कोई बीमारी नहीं है, सडनली उसमें एक छोटा सा प्लैक रप्चर करेगा और वो पूरे नस को बंद कर देता है। इससे भी हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हमें ये नहीं कंफ्यूज करना है कि हार्ट अटैक एक लंबे समय में ही होगा। कुछ लोगों को सडनली हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन कारण उनमें भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उनमें लिपिड की शिकायत मिल सकती है, बीपी शुगर ये सब मिल सकता है। तो टेस्ट क्या कराना है? अगर आपको चलने फिरने में भारीपन लग रहा है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रही है, भारीपन लग रहा है, आपका लिपिड का शिकायत है या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो और आपकी एज क्लोज टू 40 या 40 अबव है, तो साल में एक बार तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए, जिसमें ईसीजी हो, एको हो, एक टीएमटी करके टेस्ट होता है जिसमें हम लोग इंसान को एक ट्रेडमिल पे चलाते हैं, जैसे उसकी हार्ट की गति बढ़ती है, हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ता है। फिर हम लोग ईसीजी करके देखते हैं साथ में कि क्या कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो कि ये इंडिकेट करें कि हार्ट के नसों में कोई शिकायत है। अगर ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देता है तो फिर उन पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन उनका एज कैसा है उनको एक सिटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी का एडवाइस दिया जाता है। एंजियोग्राफी अगर क्लीन है तो फिर आपको मेडिसिन चलेगा आपकी जो बीमारी है। अगर उसमें कुछ ऐसा ब्लॉकेज आ रहा है जो 70% के ऊपर है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है, तब फिर आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में एडवाइस दिया जाता है। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर एंजियोग्राफी किया जा रहा है तो एंजियोप्लास्टी होगा ही। ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। कि जब तक आपका जो नस का ब्लॉकेज ये नहीं समझा पाए कि आपको जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह से ही हो रही है, तब तक एंजियोप्लास्टी मतलब नस खोल के स्टेंट लगाने का कोई इंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनके 70%, 80%, 90% तक ब्लॉकेज है, तो आपको स्टेंट लगाने के लिए आपको बताया जाएगा। लेकिन बहुत सिचुएशन में आपके पास समय होता है जिसमें आप सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे पेशेंट रहेंगे जिनको ऑन गोइंग पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो ही रहा है, आप टेबल पे गए जिसमें आपको 99% ब्लॉक मिल रहा है और अगर आपका इलाज उस समय नहीं किया गया तो फिर शायद खतरा और बढ़ेगा।
तो ऐसे कंडीशन में टेबल पे आपको बताया जाता है कि नहीं भाई आपको स्टेंट के लिए जाना चाहिए। बट ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं, 100 में आप मान के चलें कि 5 से 10 पेशेंट ही ऐसे होंगे जिनको तुरंत टेबल पे बोला जाता है कि नहीं भाई आपको स्टेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बाकी जो पेशेंट्स रहते हैं उनके पास उतना समय होता है जिसमें वो डिसाइड कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन रोज हम लोग सुनते हैं कि स्टेंट टेबल पे जाएंगे, एंजियोग्राफी होगी तो स्टेंट लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे आपने टेस्ट के बारे में बताया, और मान लीजिए किसी पर्सन का टेस्ट में ब्लॉकेज सामने आता है, तो क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस या दवाई के हिसाब से उसे कम किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन ये। तो इसमें आपको ये समझना है कि अगर ब्लॉकेज अगर 70% से ऊपर है और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ेगा। वो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नसों में ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो आपको स्टेंट वर्सेस बाईपास का ऑप्शन रहता है। कुछ पेशेंट्स में अगर बहुत क्लीन लीजन्स हैं जिनको आराम से कम स्टेंट्स में किया जा सकता है तो स्टेंटिंग बताया जाता है। स्टेंटिंग के भी और भी बहुत सपोर्टिव मेथड्स हैं, वो यूज होते हैं। अगर कुछ ऐसी बीमारियां जहां पे बाईपास बेटर रिजल्ट देता है तो ऐसे पेशेंट को बाईपास बताया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा कंडीशन है उस पर वो डिसाइड होगा कि वो स्टेंट रहेगा कि बाईपास रहेगा। आज की अगर लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर, सॉरी मैं आपका ये छोड़ गया, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, दवा प्रॉपर खा रहे हैं, तो इससे ये चीज होता है कि आपकी बीमारी का जो प्रोग्रेस का स्पीड होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी आपकी पहले से ही सिग्निफिकेंट है तो उसमें बहुत सुधार होने का चांस कम होता है, बट फिर भी थोड़ा रिस्क कम होता है। लेकिन आप केवल दवाओं पे अगर बहुत सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है और आपको तकलीफ भी हो रही तो आप केवल दवाओं पे नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के लेना पड़ेगा। बट जिनकी बीमारी जो अगर ब्लॉकेज 70% से कम है या फिर ऐसे जगह पे जहां पे दवाओं पे मैनेज किया था तो वो दवा पे ही रहेंगे। दवा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर्स कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लाइफस्टाइल की बात आपने की, और अगर आज की लाइफस्टाइल पे अगर हम ध्यान दें तो जो दिल की बीमारियां हैं वो किसी एज लिमिट तक सीमित नहीं रही है। अगर आप देखें तो 20 से 25 साल के इंसान में भी दिल की बीमारियां देखने को मिल रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? सी एल्डरली पेशेंट्स में तो हम सब जानते हैं कि बीपी, शुगर, लिपिड, उम्र सबका रोल होता है बीमारी को बढ़ाने में। जो यंग पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप अगर प्रॉपरली हिस्ट्री लेंगे तो बहुत बार आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी, तंबाकू यूज करने की हिस्ट्री मिलेगी, स्ट्रेस की हिस्ट्री मिलेगी, लोग सो नहीं रहे हैं, मतलब रहता ना रात रात भर जगे हैं, स्ट्रेस में है, अल्कोहल, तो ये सब जो चीज़ है ये सब रिस्क को काफ़ी बढ़ाता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनमें मतलब अनुवांशिक जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं कि मान लिया जिनके पेरेंट्स जिनको कम उम्र में, जैसे अगर मान लिया आपके किन्हीं पेरेंट्स हैं जिनको 40-45 के एज में अगर हार्ट की बीमारी रही है तो चांसेस है कि वो बच्चों में आए, लेकिन ये फैक्टर बहुत कम है। मतलब अगर आप अब एक 100 पेशेंट देखेंगे तो ये मुश्किल से 1% या उससे भी कम रहेगा। मैक्सिमम लोगों में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही उनके हार्ट के बीमारी का कारण होता है, तो हमें मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अक्सर हम ऐसा देखते हैं डॉक्टर के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं, ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तब उन्हें पता चलता है। तो क्या ऐसे कोई अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? बहुत बार अर्ली वार्निंग साइंस मिलते हैं पेशेंट्स में, जिनका जैसे बताया कि जिनका क्रोनिकली धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही है, तो वो महसूस करेंगे कि अगर वो लंबा चल रहे हैं तो थक जा रहे हैं जल्दी, या फिर उनको थोड़ा सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सांस फूलने की तकलीफ या सीना भारी होना महसूस कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत सिग्निफिकेंट ना हो शुरू में। हो सकता है कि वो 5 मिनट वेट रेस्ट करें तो उनको बेटर फील होने लगे। तो बहुत लोग ऐसे ही चलते रहते हैं जब तक कि बीमारी इतनी नहीं बढ़ जाए कि वो मतलब 4 कदम चलने में सांस फूलने लगता है। तो किन्हीं को भी अगर जो अपना जो नॉर्मल काम धाम कर रहे थे, अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या थकान जल्दी हो रही है, या सीने में तकलीफ हो रही है, या सांस फूल रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मिलना चाहिए। जैसे हमने हाई ब्लड प्रेशर, आपने स्ट्रेस के बारे में भी बताया कि आजकल जो यंगस्टर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है। एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट अटैक को जो हम सुनते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होते हैं वेजिटेरियन से? बहुत क्लियर कट से नहीं ऐसे बोल सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियंस भी हैं जिनका लिपिड कंट्रोल बहुत पुअर होता है। तो ये आपके खान पान पे डिपेंड करता है कि आप नॉनवेज में जैसे रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, जो बहुत क्लियर कट बोला जाता है। बाकी आप मॉडरेशन में फिश और चिकन यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एन इशू। जहां तक वेजिटेरियंस की बात है, बहुत ऐसे वेजिटेरियंस भी हैं जिनका तेल का यूज बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। हाँ, स्पाइसेस से ज्यादा जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो आप मैदा है ये सब चीज ज्यादा खा रहे हैं
तो फिर आपका हार्ट मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का समस्या बढ़ेगा, आपके हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ेगा। तो गोल ये रहना चाहिए कि खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ होना चाहिए। आजकल जो मिलेट्स के बारे में बात होती है, वो मिलेट्स आपके मतलब भोजन का पार्ट होना चाहिए। आपको एक बार में रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि आप एक बार में रिप्लेस करेंगे तो आप शायद जितनी कैलोरी चाहिए आप शायद उसको नहीं ले पाएंगे। तो उसको ग्रेजुअली रिप्लेस करना है। जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं उनको मतलब रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। एंड जो फिश और चिकन आप हफ्ते में 1-2 दिन 1-2 पीस खा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 1 अंडा रोज खा रहे हैं विथ येलो पार्ट भी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक और जो सबसे बड़ा रीजन हम देखते हैं हार्ट अटैक को है मोटापा। ये ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में प्ले कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान एकदम फिट है उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है? हाँ, मोटापा ऑब्वियसली वो एक रिस्क फैक्टर है बाकी सब चीज़ों के साथ में जो कि हार्ट अटैक को बढ़ाता है। बट बिल्कुल फिट इंसान को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि फिट दिखना और फिट अंदर से होने में बहुत फर्क होता है। बहुत बार जो मतलब देखने में एकदम मतलब फिजिकली फिट है उनका ब्लड प्रेशर बहुत बार बहुत हाई रहता है। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो यंग मतलब ऑलमोस्ट 20-22 ईयर्स के, जिम गोइंग, देखने से कोई नहीं बोल रहा, उनका ब्लड प्रेशर 190/110 था जब वो हमारे ER में आए थे और उनको पता नहीं था ये चीज़। तो आप किसी भी एज के हों, अगर आप बहुत सीवियर मतलब फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तब भी आपको एक बार अपना जनरल फिजिकल चेकअप कराना चाहिए। आप अगर जिम जा रहे हैं, पहली बार जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तब भी आपको अपना एक बार हेल्थ चेकअप पूरा अच्छे से करवाना चाहिए। हेल्थ चेकअप सी यंग पेशेंट जो 30 साल के हैं, 35 साल के, 40 साल के हैं, वो साल में एक बार भी कराएंगे तो गुड इनफ है। और अगर आपको कुछ भी तकलीफ महसूस हो रही है ना, कभी हेडेक महसूस हुआ जो कि रह रहा है, तो आपको एक बार जाके डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो अगर आपकी मान लिया आपका हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया है या फिर आपको शुगर डायग्नोज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज, तब फ्रीक्वेंसी मे बी 4 से 6 महीने हो सकती है। बट अगर बिल्कुल फिट है, आपका रिपोर्ट्स ठीक आ रहा है, आपका शुगर बीपी सब कंट्रोल में, तो आप साल में एक बार भी चेकअप अच्छे से करवा रहे हैं कंप्लीट, तो दैट इज गुड एनफ। अभी हमने हार्ट अटैक की बहुत सारी चीज़ें जानी है, और एक और टर्म जो हमारे दिमाग में आता है वो है कार्डियक अरेस्ट। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों बहुत डिफरेंट है। हार्ट अटैक का जब लोग बात करते हैं तो जब आपकी धमनी में अगर ब्लॉकेज हो जा रहा है, जो कि आपके मसल को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो पेन होता है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट हार्ट की बिजली से रिलेटेड है ना, कि जो हार्ट एक ऐसा अंग है जो धड़कता है, अगर वो धड़कन बंद हो जाए और सडनली इंसान कोलैप्स कर जाए तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में मतलब इट इज मोर बहुत सीवियर है, आपको तुरंत उन पेशेंट का CPR करना चाहिए। जहां पेशेंट मतलब रहता है ना कि आप जो भी वहां पे नजदीक में लोग खड़े हैं उनको जितने जल्दी हो सकते हैं CPR स्टार्ट करना चाहिए। तो दोनों डिफरेंट चीजें, एक बिजली से रिलेटेड है, एक धमनी के ब्लॉकेज से रिलेटेड है। आपने CPR की बात की, और आजकल CPR को लेकर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए करने का? CPR करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CPR में जब हम लोग प्रेस करते हैं तो गोल ये नहीं होता कि हम लोग हार्ट को चालू कर रहे हैं, गोल ये होता है कि जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आप ब्रेन के ब्लड सप्लाई को चालू रख रहे हैं, क्योंकि जब इंसान कोलैप्स कर गया, हार्ट धड़क नहीं रहा है, तो ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जाएगा, और ये थोड़ा लंबे समय के लिए 2-3-4 मिनट से ज़्यादा रहा तो फिर ब्रेन को डैमेज होगा। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके CPR चालू करता है। CPR करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्रेस करते हैं तो मतलब वो प्रॉपर प्रेस, और 2 से 2.5 इंच तक आपका सीना प्रेस होना चाहिए। माइनर इंजरीज हो सकती हैं बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और फास्ट होना चाहिए। 1 मिनट में कम से कम 100 बार कॉम्प्रेशंस होने चाहिए। मैं एक एडवाइस सबको दूंगा कि आजकल सारे बड़े हॉस्पिटल से, इनफैक्ट हमारे मणिपाल में भी ALS और BLS की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप सीखते हैं कि प्रॉपर CPR कैसे होता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, मैं चाहूँगा कि हम लोग एडवर्टाइज भी करें इस चीज़ को, तो आप ज्वाइन करके एक प्रॉपर BLS का कोर्स करें, ACLS का कोर्स करें। उससे क्या होगा कि अगर वैसा कोई इंसान आपके सामने रहा तो आप एक जान बचा पाएंगे। जी बिल्कुल सर, और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। दीपक सर, अभी हम बात करते हैं CPR के बारे में, और जैसा आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस भी, तो क्या एक नॉन मेडिकल पर्सन भी CPR कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई आदमी आपके सामने अगर कोलैप्स होता दिखता है तो आपको CPR करना है। मतलब सीने में बीच में प्रॉपर हाथ रख के, जैसा बताया मैं कि कम से कम 100 कंप्रेशंस पर मिनट के हिसाब से आपको कंप्रेस करना। लेकिन वही चीज़ है कि आपको ये, शायद आप फिर भी जान बचा लें, लेकिन आपको ये प्रॉपर तरीका सीखना चाहिए। इसलिए BLS और ACLS का कोर्सेस रांची में भी अवेलेबल है, जो कि हर इंसान को सीखना चाहिए जब ये अवेलेबल होता है। लेकिन अभी भी फिर जो हम देखते हैं कि CPR को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और मिथ्स भी देखने को मिलते हैं। नहीं, मिथ्स हैं, जैसे आपने बोला कि क्या नॉर्मल इंसान कर सकता है, सब कोई कर सकता है। आप मतलब एक डेवलप कंट्री में, चाहे रांची मतलब इंडिया में भी, आप दिल्ली जाओगे कहीं कहीं मॉल्स में, एयरपोर्ट पे आपको AED मशीन भी, जो शॉक देने वाली मशीन रहती है, वो भी अवेलेबल होती है। क्योंकि CPR का नेक्स्ट स्टेप, अगर आप कॉम्प्रेशन से अगर इंसान को कोई फायदा नहीं हो तो हम लोग को शॉक दे करके देखना पड़ता है। तो
इन सबकी ट्रेनिंग मिलती है और कोई एक नॉर्मल इंसान जो कि ट्रेंड है वो कर सकता है। नॉर्मल प्रेस कर जो चेस्ट कंप्रेशन का है वो कोई भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये हर किसी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए और हमें ये मतलब बता ना कि और प्रमोट करने की जरूरत है इस चीज़ को। ये भी देखा जाता है कि एज कम्पेयर टू विमेन मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, तो ऐसा कोई चीज़? यंगर 40-45 बिफोर मेनोपॉज जो मेल्स हैं वो ज़्यादा, अगर एक एज में कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक, क्योंकि फीमेल्स आप प्रोटेक्टेड एस्ट्रोजन हार्मोन इन्फ्लेमेशन को रोकता है, थोड़ा रहता ना कि आपके लिपिड वगैरह को अच्छे से रखता है, तो चांसेस कम होते हैं। बट एक बार आप 60s के क्लोज जाएंगे तो फिर मेल फीमेल में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। और ऐसा नहीं है, आज भी मतलब आप बेबी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो बट फीमेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व है। बट अब तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, पहले नेग्लेक्टेड थी, मतलब फीमेल्स पेन हो रहा, गैस समझ के कॉमन जैसे बैठे रहते हैं वो वाला चीज़ हो रहा था। बट ये टिल 40, 45, 50 हम लोग ये मान सकते हैं कि मेल्स थोड़े ज़्यादा एट रिस्क है, बट आफ्टर दैट दोनों का रिस्क सेम होता है। तो क्या सिम्टम्स अलग से होते हैं मेल और फीमेल में हार्ट अटैक? फीमेल्स में कभी कभी केवल गैस जैसा समझ में आना या उल्टी होना या एपिगैस्ट्रिक पेन जो मतलब ना सीने के जस्ट नीचे में पेन, ये सब ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेल्स। बट अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि आपको मतलब ना कि मोर देन 20-30 मिनट्स आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये हर एज के लिए है। आज के लाइफस्टाइल को देखें डॉक्टर, या आज के जो जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और गैजेट्स पे बेस्ड रहते हैं, यूज टू हो चुके हैं कह सकते हैं, तो क्या उसका भी असर हार्ट पे पड़ता है? टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का बेसिकली वही है कि आपका स्लीप, मेरे को जो समझ में आता है कि बहुत लोगों का स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लोग जो ब्लू स्क्रीन लेकर के बेड पे जाते हैं, रात के 2-3 बजे तक आप स्क्रीन्स देख रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जो कि स्ट्रेस में फिर कन्वर्ट हो रहा है, मॉर्निंग में फिर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी को। तो स्लीप एक रिस्टोरेटिव प्रोसेस है, उसमें आप ना अपने बॉडी को हील करते हैं। अगर आप वो मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपके हार्ट के, ब्रेन स्ट्रोक होने के सारे खतरे बढ़ेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सब चीज़ का खतरा बढ़ेगा। इसलिए स्क्रीन्स आपको मतलब आपको 7 से 9 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, और आपको सोने से 2-3 घंटे पहले अपना ब्लू जितने भी मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, आईपैड्स हैं, उसको आपको बंद करना चाहिए। आजकल लोग फिटनेस के लिए डाइट से भी ज़्यादा जिम, स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो क्या ये भी हमारे रिस्क, जो हार्ट रिस्क उसको बढ़ाता है? एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। आपको 30-40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग एवरीडे करना चाहिए। लाइट वेट के साथ थोड़ा मतलब मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके मसल को प्रिजर्व करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब लोग सडनली सब कुछ करना चाहते हैं। तो आपका जो, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपकी वेट ट्रेनिंग ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। आप अगर पहली बार जिम जा रहे हैं उससे पहले वो अपना एक बार कार्डियक इवैल्यूएशन करा लें कि कुछ मतलब धड़कन से रिलेटेड या कुछ हार्ट की पंपिंग से रिलेटेड कोई शिकायत तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार सडनली क्या होता है कि आप जिम कर रहे हैं, फिर न्यूज़ आती है कि कुछ हुआ जिम में, तो बहुत बार क्या होता है वो लोग का पहले का फिटनेस लेवल पता नहीं है। और दूसरी चीज़ है सप्लीमेंट्स जो स्टेरॉइड्स वगैरह हो तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। उसका मतलब नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के में कोई रोल नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है बॉडी को, तो स्ट्रिक्टली नो है। जहाँ तक बाकी कुछ प्रोटीन्स वगैरह हैं, हाँ वे प्रोटीन है, तो वो ना मतलब डिपेंड्स कि आप अपना न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। मान लिया कि आप जो अपने डाइट से उतना प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी मतलब गाइडेड होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए आप खुद से बैठ करके अपने हिसाब से अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो आप डाइटिशियन से या फिर आपके जो प्रॉपर कोई हेल्थ ट्रेनर जो मतलब उसमें प्रॉपरली एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, उनसे डिस्कस करके ही उसको यूज़ करना चाहिए। बट अदर देन स्टेरॉइड्स के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, और भी ऐसे जो सप्लीमेंट्स हैं जो कि मतलब मॉनिटर्ड नहीं है वो स्ट्रिक्टली नो होने चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि स्मार्ट वॉचेस से भी हम अपने जो हार्ट रेट है उसे ईसीजी ट्रैक कर सकते हैं, तो क्या ये रिलायबल होता है हार्ट हेल्थ चेकअप के लिए? सो ईसीजी से ट्रैक करना मतलब देखा गया, एक एट्रियल फिब्रिलेशन करके एक रिदम होता है जो जिसमें मतलब धड़कन इरेगुलर चलता है। तो जैसा एप्पल का स्मार्ट वॉच है वो क्या करता है कि वो उसको डिटेक्ट करने का पावर है उसके पास, तो वैसा कभी भी आता है तो वो उसको अलर्ट भेजता है। बट अगर आप इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्कस करेंगे तो अभी इसका बहुत स्टैंडर्डाइज रोल नहीं है। बट एक आध इंसिडेंट्स में मतलब आप एट्रियल फिब्रिलेशन फिर भी देखा गया है, बट अगर किसी को वीटी अलग अलग तरह की धड़कन बन रही है तो वो आप स्मार्ट वॉच के भरोसे नहीं कर सकते, आपको ईसीजी करना पड़ेगा। अगर और ज़रूरत पड़ा तो आजकल जो हॉल्टर मॉनिटरिंग होते हैं या फिर एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर्स बोलते हैं, जो आप एक पैच लगा दिया जाता है जिसको आप कैरी करते हैं फॉर मतलब 3 to 7 डेज, जिसमें एक लंबे समय का ईसीजी रिकॉर्ड होता है। वो आपके मतलब आप ट्रीटमेंट उस पर डिसाइड करते हैं, आप ट्रीटमेंट स्मार्ट वॉच पर नहीं डिसाइड करते। अभी जब हम बात कर रहे थे ब्लॉकेज के बारे में, और आपने उस समय बताया कि बाईपास सर्जरी और स्टेंट यूज़ होते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस को हटाने में,
तो दोनों के बीच में अंतर क्या और किस सिचुएशन में जाके ये चीज़ यूज़ होती है? बाईपास और स्टेंट दो तरीके हैं जिससे इलाज होता है अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तो। जनरल कंसिडरेशन दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। स्टेंट का एडवांटेज ये है कि वो मतलब जो एंजियोप्लास्टी का एडवांटेज ये है कि वो हाथ के नस से या पैर के नस से दिल के नस का इलाज किया जाता है। तो प्रोसीजर जो है वो सिंपलर है कि ना, आप एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया देकर एक छोटे से छेद के थ्रू आप सब कुछ कर लेते हैं। पेशेंट एक दिन के बाद 2 दिन, मतलब एक दिन पेशेंट मोबाइल हो जाता है, सेकेंड डे से थर्ड डे से वो घर चला जाता है वाला चीज़ है। नेगेटिव है कि स्टेंट में भी मतलब 100 में 2 पेशेंट ऐसे भी रहेंगे जिसमें स्टेंट में भी ब्लॉकेज होने का खतरा होता है वाला चीज़, अगर वो दवा प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या फिर बॉडी बहुत ही रिएक्शन कर मतलब थ्रोम्बस बनाने के लिए है तो उसमें होता है। बाईपास का एडवांटेज ये है कि अगर एक अच्छे से प्रॉपर बाईपास किया गया है तो उसका रिजल्ट लंबे समय के लिए अच्छा होता है कि उसमें तुरंत में ब्लॉकेज जनरली नहीं मिलते हैं। कि जो वेनस ग्राफ्ट्स भी लगाया जाता है उस 10 साल का जनरली उनका एवरेज लाइफ रहता है, और जो आर्टेरियल ग्राफ्ट्स रहते हैं या फिर बॉडी का खुद का आर्टरी जो यूज़ किया जाता है उनका लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। बाईपास से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि सर्जरी बड़ी होती है ना, सीना खोल के ऑपरेशन होता है, उसके बाद रिकवरी में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का समय लगता है। उसमें छुट्टी तो आजकल 5-6-7 दिनों में हो जाती है, बट स्टिल रिकवरी टेक्स टाइम, और कभी पेन होना ये सब रहना तो ये होता है। बट स्टिल आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डिसाइड करना कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है। आजकल क्या है कि बहुत ऐसे भी सिचुएशन यहाँ पे हम लोग बाईपास अवॉइड करके, जैसे पहले बहुत कैल्शियम होता था तो लोग बाईपास के लिए प्रेस्क्राइब कर देते हैं। आजकल हमारे पास कैल्शियम तोड़ने की मशीन्स हैं, रोटा एब्लेशन बोलते हैं और बाइटल एथेरेक्टोमी भी बोलते हैं, IVL बोलते हैं। वो क्या करेगा कि कैल्शियम को मॉडिफाई कर देगा, तो आप वहाँ पे स्टेंट प्लेस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी कंडीशन होता है जिसमें मतलब पेशेंट का हार्ट बहुत अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आजकल सपोर्ट सिस्टम इम्पेला वगैरह है जिसको आप यूज़ करके आप एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं और पेशेंट को रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये जो डिसीजन बिटवीन बाईपास एंड एंजियोप्लास्टी है ये बेसिकली पेशेंट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन सब मिल के लेते हैं कि उस पेशेंट के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है, और पेशेंट का चॉइस। तो ये सक्सेसफुल होते हैं? दोनों सक्सेसफुल है, दोनों सक्सेसफुल है, ट्रीटमेंट वाइज दोनों सक्सेसफुल हैं। दोनों के पेशेंट बहुत अच्छी तरह से मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, बट किनको क्या चाहिए वो डिसीजन एक कंबाइंड डिसीजन होता है। तो सर्जरी होने के बाद या स्टेंट लगने के बाद क्या एक इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है उसके बाद? मोस्ट ऑफ द पेशेंट सर्जरी के बाद, स्टेंट लगने के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ना। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट की पंपिंग कैसी है। कि जब भी हार्ट अटैक आता है और आप समय से नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाते तो बहुत बार क्या होता है कि आपका जो मसल लॉस होता है कि ना, तो उसमें क्या होगा कि हार्ट जितना पंप जैसे नॉर्मली 50 से 60% पंप करता है, वो पंपिंग कम होकर मान लिया कि 30% हो गई, तब फिर आपको ना अपने आपका बॉडी कितना आपको अलाउ कर रहा है उस हिसाब से आपको काम करना होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट 30% 35% में भी अपना सारा नॉर्मल काम अच्छे से कर पाते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक ना फिक्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं है वैसे पेशेंट्स के लिए। तो हर इंडिविजुअल अलग है, लेकिन आपको अपने बॉडी का सुनना है, आपका बॉडी जितना अलाउ कर रहा है आप अपना सारा कुछ नॉर्मल जैसे कर रहे थे पहले आप वो कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हार्ट हेल्थ को लेके और काफ़ी चीज़ें हमने जाना है सर से। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज की चर्चा से हमने ये चीज़ सीखा है कि हार्ट को हेल्दी रखना कोई मुश्किल काम नहीं, बस ज़रूरी ये है कि हम सही जानकारी लें, बैलेंस लाइफस्टाइल रखें और रेगुलर चेकअप करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।